चीन के सबसे खतरनाक आतंकी यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी को NIA ने आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 12 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्ला हड्डी को पटना से विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया और उन्हें सीधा पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, जहां कोर्ट ने दोनों को 12 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट की सारी कार्रवाई बंद कमरे में हुई और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में भटकल ने खुद को यासीन भटकल मानने से इनकार किया, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक न सुनी और दोनों आतंकी को 12 दिन के रिमांड पर भेज दिया। अदालत में यासीन भटकल के वकील ने कहा कि ये यासीन भटकल है ही नहीं, लेकिन अदालत ने उनके तमाम दावों पर दरकिनार करते हुए यासीन भटकल को रिमांड पर भेज दिया है। अब इन 12 दिनों में NIA यासीन भटकल से उन तमाम राज को उगलवाने की कोशिश करेगी जिनका सामने आना बेहद जरूरी है। यासीन भटकल के बहाने बिहार बीजेपी ने जदयू पर बोला है तीखा हमला। बीजेपी ने कहा है कि जदयू कहीं यासीन भटकल को दामाद न बना ले। आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेपाल बिहार बॉर्डर से गिरफ्तार यासीन भटकल के बहाने आज बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने JDU पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सुशील मोदी ने कहा कि गुजरात में एनकाउंटर में मारी गई इशरत जहां को बिहार की बेटी बताने वाला JDU बिहार से गिरफ्तार यासीन भटकल को कहीं अपना दामाद न बना ले। बीजेपी के इस हमले पर JDU ने गहरी आपत्ति दर्ज की है। आज से सिर्फ चंद महीना पहले सुशील मोदी लगातार 10 साल तक सिवाय नीतीश कुमार के चेहरा को और उनकी बातों को कहने के अलावा मुझे लगता है कि रात में भी जब सोते होंगे तब भी नीतीश कुमार का माला जप रहे थे। JDU का कहना है बीजेपी गंदी सियासत कर रही है। कल तक नीतीश कुमार के गुण गा रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार पर गंदे बयान दे रही है। भारत की खराब अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज दोनों सदनों में अपना बयान दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान बीजेपी को जमकर नसीहत दी और कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां विपक्ष संसद में PM चोर है के नारे लगाता है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था और रुपए की हालत पर बयान देते हुए PM मनमोहन सिंह ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। PM ने कहा कि विपक्ष संसद में काम नहीं होने देता। मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह भारत में ही है जहां विपक्ष संसद में PM को चोर कहता है। Have you heard of any other country where the members of the opposition walked into the well of the house shouting the Prime Minister चोर है, Prime Minister चोर है। PM के इस आरोप पर राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने करारा जवाब दिया। जेटली ने कहा कि ये भी भारत में ही होता है जब लोकतंत्र में सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की जाती है। You heard of any democracy where Prime Minister won a vote of confidence by buying members? जेटली और PM के बयान पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी सदन में गुस्से में खड़े हो गए। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी पिछले 9 सालों से संसद की कार्रवाई में अड़ंगा डाल रही है। राज्यसभा में बयान देने से पहले PM मनमोहन सिंह ने लोकसभा में खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर बयान दिया। लोकसभा में PM ने कहा कि गिरता रुपया देश के लिए चिंता का विषय है। PM ने कहा कि देश को सोने की खपत कम करनी होगी, साथ ही पेट्रोल प्रोडक्ट के इस्तेमाल में भी किफायत बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। विदेशों में मांग कम होने की वजह से एक्सपोर्ट पर प्रभाव हुआ है। The fundamentals of our economy are eminently sound and we should build on our assets and try to deal with deficiencies. PM ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं सभी देशों की मुद्रा में गिरावट आई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का मूल ढांचा पूरी तरह मजबूत है और हाल के समय में जो भी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनसे जल्दी निपट लिया जाएगा। We have the resources and the willpower to put the economy back on the rails of high stable growth rate of 6 to 8% in 2-3 years to come. PM ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक ने रुपए में आ रही गिरावट को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम जल्दी देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वो सदन और विश्व को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने जा रही जिससे निवेश पर प्रतिकूल असर पड़े। संसद में प्रधानमंत्री के बयान पर जहां राज्यसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया, वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने वॉकआउट किया। बीजेपी समेत पूरे विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयान को निराशाजनक बताया। प्रधानमंत्री के बयान से नाराज बीजेपी ने उनके रवैये को अपमानजनक बताते हुए सदन से वॉकआउट किया।
पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना बयान पढ़ने के बाद सदन से चले गए। उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज क्या बोलने के लिए खड़ी हुई हैं, उसे सुन लिया जाए। आज लोकसभा में आए और एक घोर निराशाजनक बयान देकर चले गए। यहाँ तक उन्होंने कर्टसी नहीं दिखाई, शिष्टाचार नहीं निभाया कि विपक्ष की नेता जो खड़ी होकर कुछ बोलना चाहती हैं उनकी बात सुने। बीजेपी के अलावा तमाम विपक्षी नेताओं ने भी पीएम मनमोहन सिंह के भाषण को निराशाजनक करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है। हाथ होकर प्रधानमंत्री को आज बोलना पड़ा कि जिस तरह आप एक तरफ तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारो और दूसरी तरफ आप संसद नहीं चलने देते हैं, आप कोई बिल पास नहीं होने देते हैं, आर्थिक सुधार का कोई बिल पास नहीं होने देते हैं, संसद में हर चीज में जो है हंगामा करके बिल में आ जाते हैं। जो बहस था कि आज की आर्थिक संकट जो देश के अंदर है, जो रुपए की गिरावट है, उसके बारे में जो जवाब जो देना था, जो हम लोगों ने सवालें पूछी, उन सबको दरकिनार करके विपक्ष के ऊपर चले गए कि विपक्ष की नॉन कोऑपरेशन की वजह से ये हो रहा। अभी एक भी मुझे पंक्ति ऐसी नहीं लगी कि अमूल्यन जो पैसे का हो रहा उसको रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाया। प्रधानमंत्री के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री के बयान में कुछ भी नया नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश की समस्याएं तो गिनाई, लेकिन उसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं बताए। बीजेपी सांसदों ने अपने नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आडवाणी ने मांग की कि देश की मौजूदा हालात को देखते हुए लोकसभा चुनाव 2013 में ही कराए जाएं। आडवाणी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से कहा कि बेहतर होगा अगर देश को मौजूदा सरकार से मुक्ति मिल जाए और 2013 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा का चुनाव भी करा दिया जाए। आडवाणी ने यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी है। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य तो एक ही था दोनों सदनों में, उससे तो हम परिचित थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो अपना रूप दिखाया उससे हम ज्यादा दुखी हुए। आडवाणी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को देश के मौजूदा हालातों के बारे में अवगत करा दिया है। आडवाणी ने दावा किया कि राष्ट्रपति भी राज्यसभा में विपक्ष की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री के दिए गए भाषण से दुखी हैं। राज्यसभा में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी गायब हुई फाइलों पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया, जिसे देखते हुए सदन का भाजपा ने बहिष्कार कर दिया। यौन शोषण के मामले में फंसे आसाराम बापू की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आसाराम बापू को आज रात 12 बजे तक जोधपुर पुलिस को रिपोर्ट करना है, लेकिन आज शाम भोपाल से दिल्ली जाने वाली उनकी फ्लाइट मिस हो गई। भोपाल से दिल्ली जाने की आसाराम बापू की फ्लाइट छूट गई या फिर आसाराम ने जानबूझकर फ्लाइट छोड़ी, ये तो सिर्फ आसाराम बापू ही जानते हैं। लेकिन आसाराम बापू के समर्थकों ने भोपाल एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ जो बदसलूकी की, उससे तो साफ है कि आसाराम के प्रवचन का असर उनके भक्तों से गायब हो गया। जोधपुर पुलिस ने बचने के लिए आसाराम से साम दाम दंड भेद हर हथियार का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उनकी दाल गल नहीं पाई। पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गिरफ्तारी के डर से आसाराम जोधपुर जाने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट छूटने के बाद आसाराम के समर्थक गुंडों की तरह मीडिया पर टूट पड़े। आसाराम का अगला कदम क्या होगा ये तो खुद आसाराम ही जानते हैं, लेकिन अगर आज रात 12 बजे तक वो जोधपुर नहीं पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी तय है। आसाराम को पूछताछ के लिए पेश होने की मियाद आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। ऐसे में जोधपुर पुलिस ने तय कर लिया है कि अब पुलिस की टीम आसाराम से पूछताछ के लिए भोपाल जाएगी। वक्त गुजरने के साथ ही आसाराम की गिरफ्तारी के आसार बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को फटकार लगने के बाद जोधपुर पुलिस के हौसले भी बुलंद हैं। पुलिस का कहना है कि उनके पास आसाराम की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत है। अगर आसाराम रात 12 बजे तक पूछताछ के लिए जोधपुर नहीं आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम आज रात में ही रवाना कर दी जाएगी। अब तक के अनुसंधान से उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित है। अब उस पक्ष से अनुसंधान होने के बाद निर्णय कर लिया जाएगा। अब आवर टीम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जोधपुर टुनाइट ओनली। उधर दूसरी ओर आसाराम के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमले से नाराज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आसाराम को अपनी जुबान पर काबू रखनी चाहिए। माँ बेटी मेरे को फंसा रहे हैं, माँ बेटी कहाँ पीछे मारते हैं बताइए आप। इस प्रकार की मैं समझता हूँ घटिया बातें करना अच्छी नहीं। पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए आसाराम ने साम दाम दंड भेद
हर हथकंडा अपना कर देख लिया है, लेकिन लगता है कि इस बार उनका कोई भी तंत्र मंत्र उनके काम नहीं आ रहा। गुजरात के सीएम और बीजेपी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने आज इशारों में यौन शोषण के आरोपी आसाराम को राक्षस करार दे दिया। मोदी ने कहा कि महिलाओं की इज्जत नहीं करने वाला राक्षस होता है। गुजरात के छोटा उदयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात के सीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की इज्जत नहीं करने वाले विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। महिलाओं को इसके लिए दोषी ठहराए जाने वालों को भी मोदी ने फटकार लगाई। गौरतलब है कि पहली बार किसी बीजेपी नेता ने आसाराम पर सीधे तौर पर हमला बोला है। इससे पहले बीजेपी नेता उमा भारती सहित कई नेता उनके बचाव में उतर चुके हैं। इससे पहले कल खबर आई थी कि मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से फोन पर बात करके कहा था कि पार्टी की ओर से आसाराम के बचाव में उतरने से पार्टी की छवि खराब हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी प्रवक्ता आसाराम के बचाव में कुछ भी न कहें। पहली बार किसी बीजेपी नेता ने यौन शोषण के आरोपी आसाराम पर सीधे तौर पर हमला बोला है। अब तक बीजेपी नेता आसाराम को साजिश का शिकार बता रहे थे। यौन उत्पीड़न मामले में घिरे कथावाचक आसाराम को लेकर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोर्चा खोल रखा है। आज लोकसभा में शरद यादव ने कहा कि पुलिस आखिरकार आसाराम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। शरद यादव ने लोकसभा में कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बाहर क्यों घूम रहे हैं? उन्हें पूरे देश में घूम कर नौटंकी करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? ये कैसे पूरे देश भर में घूम रहा, कैसे ये आदमी पूरे देश में नौटंकी करके घूम रहा, ये आदमी लैंड माफिया है। शरद यादव ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन आसाराम के विरुद्ध एक नाबालिग बच्ची के माँ बाप ने बलात्कार का आरोप लगाया है और वो भी छुट्टा घूम रहा है। आसाराम है वो देश भर में भ्रमण कर रहा है। आप ये बताइए देश में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कोई माँ या बाप ने अपनी बेटी के लिए यानी बलात्कार का या उसके साथ छेड़खानी का कोई केस दर्ज कराएगा। शरद यादव ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी हमला बोला। शरद ने कहा कि उनके बेटे को कैसे पता कि वो पीड़ित लड़की मानसिक रूप से बीमार है। उसका बेटा उस बेटी के लिए कह रहा है मेंटली इससे बड़ा किसी बेटी का आप बताइए उसने इतना बड़ा साहस किया। शरद यादव इससे पहले आसाराम पर लैंड माफिया होने का आरोप लगा चुके हैं, जिसके चलते गुरुवार को आसाराम समर्थकों ने शरद यादव के घर जाकर जमकर हंगामा किया था। घाटी के गांधरबल इलाके में मुठभेड़ हालांकि खत्म हो चुकी है। 5 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार अभी भी जो सेना के जवान हैं वो रुक के जो है फायर कर रहे हैं दुश्मन के इलाके की ओर, जहाँ पे ये एनकाउंटर अभी पहले हुआ था। वहां से इस तरह की सूचना आ रही है कि अभी भी जो है मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। ये आप सुन सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ फायरिंग अभी भी की जा रही है सेना द्वारा। सेना अभी भी जो है यहाँ पे कार्रवाई अपनी जारी रखे हुए है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे हमने देखा था किस प्रकार से जो है रात को गोलीबारी चली थी मिलिटेंटों और सेना के बीच में, और 5 मिलिटेंट जो मारे गए हैं। मिलिटेंट ग्रुप जो है काफी कट्टर मिलिटेंट इसमें शामिल थे। असदुल्ला के साथ साथ जो 5 मिलिटेंट पाकिस्तानी हैं, इन्होंने इन पे कहा जा रहा है कि कई एनकाउंटर यहाँ पे इन्होंने हमले सेना पर किए थे। इस वजह से यहाँ पे अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। हालांकि 5 मिलिटेंट अभी मारे जा चुके हैं। मुंबई गैंगरेप से गुस्साए मुंबईकरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जब मुंबई पुलिस आरोपियों को पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी, तब महिला प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर अंडे फेंके। मुंबई पुलिस आज आरोपियों को किला कोर्ट में पेश करने लाई थी, तभी ये वाकया हुआ। महिलाओं ने इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और इन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इन 5 आरोपियों ने 22 अगस्त को महिला फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप किया था। लड़की अपने एक साथी के साथ शक्ति मिल में फोटोग्राफी के लिए गई थी। मुंबई पुलिस ने सिलसिले में आरोपियों का एक और मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने इससे पहले भी एक आरोपी सलीम अंसारी के कब्जे से एक फोन बरामद किया था, जिससे उसने गैंगरेप के दौरान तस्वीरें भी ली थी। बाद में उसने इन तस्वीरों को डिलीट कर दिया था। पुलिस अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से तस्वीरें वापस पाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन करने वाली महिलाएं आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही थी। पौंडीचेरी की एक जेल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है एक गैंग की खौफनाक तस्वीर।
भाड़े पे काम करने वाले इस खतरनाक गैंग के सदस्य उम्र कैद की सजा काट रहे एक गैंगस्टर की हत्या के इरादे से जेल के अंदर घुसे थे। यह है पांडिचेरी का यामन सब जेल। इस जेल की चारदीवारी 25 फीट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस जेल में कई कैदी रहते हैं। उनमें से कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा है जो गैंगस्टर रह चुका है। सुपारी लेकर उसकी हत्या करने के लिए इन बदमाशों ने जेल की दीवार लांघी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को उसकी भनक लग गई। हत्या को अंजाम दिए बगैर ही बदमाश भाग गए, लेकिन सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से 7 बदमाश सलाखों के पीछे पहुँच गए। पुलिस ने इस गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। यूपी के लखनऊ में दिन दहाड़े हुए 9 लाख रुपए के लूटकांड को लखनऊ पुलिस ने सुलझा लिया है। रिटायर्ड आईजी इंस्पेक्टर का बेटा निकला इस लूट का मास्टरमाइंड। 9 लाख के सनसनीखेज लूटकांड के खुलासे पर खुद पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा शातिर अपराधी अजय दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर्ड इंस्पेक्टर का बेटा निकला। दरअसल बीते 6 अगस्त की दोपहर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने कंपनी के अकाउंटेंट से हथियारों के बल पर 9 लाख रुपए की लूट की। बीच बाजार हुई इस घटना से पुलिस सख्ते में आ गई। व्यापारियों ने हंगामा किया तो लूटकांड के खुलासे के लिए पुलिस अधिकारियों की एक अलग से टीम बनाई और करीब 20 दिन की मेहनत के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक अजय दीक्षित और उसके साथियों ने लखनऊ और आसपास के जिलों में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इनका एक पूरा गैंग है जो इस तरह की घटनाएं पहले भी कर चुके हैं। इसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनसे कि 1,98,000 नकद बरामद किया गया है। इसके अलावा एक इंडिका कार, एक मोटरसाइकिल और इसके कुछ अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। लखनऊ पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम और गाड़ी बरामद कर ली है और अब इस हाई प्रोफाइल गिरोह के फरार 3 सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मुंबई में फिल्म में काम न मिलने पर मां बेटी की एक जोड़ी ने सलमान खान के घर के बाहर किया जमकर हंगामा। ड्रामेबाज मां बेटी की इस जोड़ी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर भी जमकर किया तमाशा। हंगामे और बवाल की तस्वीरें मुंबई के बांद्रा थाने की है। पुलिस पर बदतमीजी का आरोप लगाने वाली ये लड़की खुद सरेआम बदतमीजी पर उतारू है। दरअसल दिल्ली से आई मां बेटी की ये जोड़ी पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर के चक्कर लगा रही थी। ये लड़की बॉलीवुड में एंट्री के लिए सलमान की मदद चाहती थी, लेकिन सलमान ने इन्हें वक्त नहीं दिया। बस फिर क्या था, ये माँ बेटी हंगामा मचाने लगी। आइए हम किसके पास जाके हेल्प मांगे? पुलिस ही अगर हमारी हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैंने कहा कौन हो? सलमान खान ने भेजा है, आपको हम बताते हैं कौन है। पुलिस ने इस हंगामेबाज माँ बेटी से वहाँ जाने को कहा तो इस माँ बेटी की जोड़ी ने पुलिस वालों को अपनी कार से टक्कर तक मारने की कोशिश की। सलमान खान के घर और पुलिस थाने में रात भर बवाल मचाने के बाद मां बेटी की जोड़ी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।